हेलो स्टूडेंट, साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका 7th चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका था। अब हम आपका 8th चैप्टर है पवन, तूफान और चक्रवात, इसके बारे में आज से स्टार्ट करेंगे इसमें पढ़ना। देखिए, पवन, तूफान और चक्रवात। पवन क्या होते हैं, तूफान कैसे आते हैं और चक्रवात कैसे आते हैं, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है सबसे पहले, उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था। कौन से तट को? उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था। सबसे पहले हम चक्रवात के बारे में यहाँ से पढ़ रहे हैं कि चक्रवात ने क्या किया था। वहाँ पर चित्र 8.1 में, चित्र 8.1 दे रखा है। इस चक्रवात का पवन का जो वेग था 200 किलोमीटर प्रति आवर था। यानी कि जो चक्रवात उड़ीसा के तट पर आया था, वो चक्रवात, उसका जो वेग था 200 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि एक घंटे में वह 200 किलोमीटर की गति से या वेग से चल रहा था। यानी कि जहाँ पर भी उसका पवन का वेग था, उस दिशा में वह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। चक्रवात ने, अब देखिए, चक्रवात आया था, उस चक्रवात ने क्या क्या किया था वहाँ पर। चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया। यानी चक्रवात ने क्या तबाही मचाई थी वहाँ पर, 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया, जिससे 7 लाख लोग बेघर हो गए। यानी कि 7 लाख लोग अपने घरों से वंचित हो गए। उसी वर्ष 29 अक्टूबर को, उसी वर्ष ये आया था 18 अक्टूबर को, उसके बाद जस्ट 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रति आवर के पवन वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया। पहला जो चक्रवात था उसका जो वेग था 200 किलोमीटर प्रति आवर था, लेकिन इसका जो वेग था 260 किलोमीटर प्रति आवर का वेग इसका था। इसके साथ ही इसने क्या किया था, जो सेकंड वाला आया था चक्रवात 260 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से जो चक्रवात आया था, उसने क्या किया था कि 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई थी। यानी कि इतना वह तेज था कि जो समुद्र में लहरें उठती हैं, उस लहरों की जो ऊंचाई थी 9 मीटर थी और वह समुद्र के तट से जाकर के टकराई थी। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। क्या कर दी? हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। करोड़ों रुपयों की संपत्ति नष्ट हो गई। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत संभरण यानी कि सप्लाई को क्या कर दिया? प्रभावित किया था। यानी कि चक्रवात आने से क्या क्या प्रभावित हुआ? कृषि प्रभावित हो गई, परिवहन, संचार और विद्युत संभरण यानी कि विद्युत की जो सप्लाई है वो भी प्रभावित हो गई थी। उड़ीसा के तट में जो डायग्राम दिया गया है कि उड़ीसा के समुद्र तट की ओर प्रवृत्त किसी चक्रवात का उपग्रह सैटेलाइट, उपग्रह मतलब जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट लगे हुए हैं, उपग्रह लगे हुए हैं कृत्रिम, उन कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा लिया गया एक चित्र है ये, जिसको कि सैटेलाइट की मदद से लिया गया है। उस सैटेलाइट की मदद से लिए गए चित्र में आपको एक चक्रवात का चित्र दिखाया गया है। आभार, भारत मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली। अब देखिए, आभार किसका जताया जा रहा है? भारत मौसम जो विज्ञान विभाग है उसने इस चक्रवात के बारे में बताया था चित्र के द्वारा कि ऐसा चक्रवात यहाँ पर आने वाला है। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। चक्रवात कैसे आते हैं ये तो हमने जान लिया यहाँ से कि उड़ीसा में आए हुए चक्रवात के बारे में जानकर पढ़ कर के हमने ये समझ लिया है कि चक्रवात कैसे आते हैं। लेकिन अब यह जानना है कि हमें कि चक्रवात होते क्या हैं, ये कैसे बनते हैं, इतने विनाशकारी क्यों होते हैं। इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। हम वायु द्वारा होने वाले कुछ क्रियाकलापों से आरंभ करते हैं।
ठीक है, सीधे ही चक्रवात को ना पढ़ करके हम वायु से संबंधित जो क्रियाकलाप हमने दैनिक जीवन में हम देखते हैं, उनसे हम इसका आरंभ करते हैं और धीरे धीरे हम पवन, चक्रवात और तूफान आदि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये क्रियाकलाप हमें चक्रवात से संबंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायक होंगे। ये हमारी क्या करेंगे, सहायता करेंगे, जिससे कि हम चक्रवात, पवन, तूफान आदि को अच्छे से जान सकें। इससे पहले कि हम क्रियाकलाप आरंभ करें, याद रखिए कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। क्या कहलाती है? गतिशील वायु पवन कहलाती है। जो वायु गति करती है अपने वेग से, उस वायु को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। 8.1 में एक पॉइंट दिया गया है, वायु दाब डालती है। वायु क्या करती है? किसी भी वस्तु पर या किसी भी स्थिति में क्या करती है? वायु दाब डालती है, यानी कि दूसरी वस्तु पर क्या डालती है? दाब डालती है। अब कैसे डालती है, उसके बारे में हमें क्रियाकलाप की मदद से समझना है। आप क्रियाकलाप 8.1, जब कभी भी किसी क्रियाकलाप में कुछ गर्म करना हो तो बेहद सावधानी का कार्य करना चाहिए। अच्छा होगा कि यदि ऐसे सभी क्रियाकलाप आप अपने परिवार के बड़े सदस्यों की उपस्थिति में करें अथवा इन्हें अपने शिक्षक की उपस्थिति में करें। ठीक है, क्रियाकलाप जो भी कराए जाते हैं, उन क्रियाकलापों को या तो आप अपनी शिक्षक की उपस्थिति में करके देखें या अपने परिवार के जो बड़े सदस्य हैं उनकी उपस्थिति में इन क्रियाकलापों को करने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ क्रियाकलाप बेहद ही क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, जिसके कारण हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसे क्रियाकलापों को करने से पहले सावधानी हमें रखनी चाहिए। इस क्रियाकलाप में आपको पानी उबालने की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? पानी को उबालने की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले क्या करना है, एक ढक्कन वाला टिन यानी कि लोहे की पतली परत से बना हुआ एक टिन का एक डिब्बा लीजिए। इसे पानी से लगभग आधा भर लीजिए। कितना भरना है? आधा भरना है। डिब्बे को मोमबत्ती की लौ पर तब तक गर्म कीजिए जब तक कि पानी उबलने ना लगे। यानी कि मोमबत्ती की लौ पर हमें उस डिब्बे को तब तक गर्म करना है जब तक कि वह पानी क्या नहीं लग जाए, उबलने नहीं लग जाए। ठीक है, उसके बाद चित्र 8.2 में पानी को कुछ मिनट तक उबलने दीजिए। मोमबत्ती का बुझा दीजिए। मोमबत्ती को क्या करना है, जब पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है तो मोमबत्ती को बुझा देना है। तत्काल ही डिब्बे का ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। यानी कि जो डिब्बा है उसके ढक्कन को क्या करना है, कसकर के बंद कर देना है। और गर्म डिब्बे को बंद करने में सावधानी बरतें। ठीक है, गर्म डिब्बा है, उसको ढक्कन को जब भी बंद करें तो सावधानी से ही उसे बंद करना है। अब डिब्बे को सावधानी से धातु के गहरे पात्र अथवा बांस बेसिन में रख दीजिए। या तो धातु से कोई बड़ा धातु के किसी गहरे पात्र में रखें, यानी कि उस टिन के डिब्बे को किसी बड़े डिब्बे के अंदर रख दें, अथवा बांस बेसिन जिसमें आप हाथ धोते हो, बांस बेसिन उसमें रख दीजिए। डिब्बे पर ठंडा पानी डालिए। अब डिब्बे पर क्या करना है, ठंडा पानी डालिए। क्या डिब्बे के आकार में कोई परिवर्तन आता है? ठीक है, अब चित्र को देखते हैं इसके। देखिए, सबसे पहले ये चित्र 8.2 में क्या बताया गया है, गर्म जल से भरा डिब्बा जिसे ठंडा किया जा रहा है। अब पहले चित्र में आपको दिखाया गया है कि एक टिन का डिब्बा है जिसको मोमबत्ती की लौ की सहायता से क्या किया गया है, पानी को गर्म किया गया है। अब इस डिब्बे के ऊपर क्या डाल रहा है, दूसरे चित्र में ठंडा पानी डाला गया है, जिसके कारण क्या हुआ है कि इस डिब्बे का जो आकार है वो विकृत हो चुका है। देखिए, सबसे पहले ये डिब्बा इस तरीके से था, अब देखिए इसका आकार किस तरीके से हो गया है, विकृत हो चुका है। यानी कि उसके आकार में परिवर्तन हो चुका है। ये विकृत किस रूप से हुआ है? ये विकृत आपको गर्म पानी का जो डिब्बा था, अब उसके ऊपर ठंडा पानी डाला गया है, जिसके कारण क्या हुआ है कि उस डिब्बे की आकृति में परिवर्तन हुआ है। और आगे इसमें पढ़ते हैं क्या समझाया गया है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिब्बे का आकार विरूपित क्यों हो जाता है?
यदि आपको टिन का डिब्बा ना मिले, यदि आपको लोहे से संबंधित जो टिन का डिब्बा है वो ना मिले, तो आप प्लास्टिक की बोतल लीजिए। इसे गर्म जल से भर लीजिए। क्या करना है? गर्म जल से भर लेना है। बोतल को खाली करके, अब क्या करना है? बोतल को खाली करके इसे तत्काल कसकर बंद कर दीजिए। अब बोतल को नल के बहते पानी के नीचे रख दीजिए। अब अपने कुछ अनुभवों को याद करने का प्रयास करिए। ठीक है, जैसे ही बोतल में गर्म पानी डाला जाता है तो गर्म पानी को डालने से क्या होता है, उसमें भाप बनती है। क्या बनती है? भाप। पानी को तो निकाल लिया जाता है, लेकिन फिर भी बोतल के अंदर कुछ भाप उसमें शेष रह जाती है, जो कि बोतल के अंदर ही रहती है, क्योंकि बोतल का हम ढक्कन बाहर से लगा देते हैं। जैसे ही उस पर क्या डालते हैं? ठंडा पानी डालते हैं, तो अंदर तो गर्म वायु होती है और बाहर की तरफ क्या होती है? ठंडी वायु होती है। गर्म वायु और जब ठंडी वायु के संपर्क में आती है तो बोतल की आकृति कुछ विकृत हो जाती है, क्योंकि आंतरिक रूप से जो वायु होती है वो बाहरी वायु पर क्या करती है? दाब डालती है। और अच्छे से इसको समझते हैं। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो क्या आप पीछे से आती पवन सहायक होती है? बिल्कुल। जब आप पतंग उड़ाते हो, यदि आपके पीछे से वायु आ रही है तो वो पतंग की गति को क्या कर देगी? और आगे बढ़ा देती है आपकी पतंग को। लेकिन यदि पतंग के विपरीत दिशा से हवा आ रही है या वायु आ रही है या पवन आ रही है, तो वो क्या करेगी? आपकी पतंग को क्या करनेगी? उस गति, जिस गति से आप उड़ा रहे हो उस गति को क्या कर देगी? आपकी कम कर देगी और आपको पतंग को नीचे उतारना पड़ेगा। यदि आप किसी नौका में हैं तो क्या इसे चलाना आसान होगा? यदि पवन उस दिशा की विपरीत दिशा में आ रही है, यदि नौका की गति जिस दिशा में है उसके विपरीत दिशा से यदि वायु आ रही है या पवन आ रही है, तो नौका उस दिशा में आगे की ओर आसानी से गति करती है। लेकिन नौका की दिशा के विपरीत दिशा में यदि नौका की दिशा के विपरीत दिशा में पवन ना करके उसी दिशा से, जिस दिशा में नौका जा रही है उसी दिशा से पवन आ रही है, तो वो क्या करेगी? नौका की गति को कम कर देती है और नौका आगे की ओर बढ़ पाने में सक्षम नहीं हो पाती है, जिससे आप नौका को ले जाना चाहते हैं। ठीक है, क्या आपको पवन की दिशा के प्रतिकूल साइकिल चलाने में कठिनाई का अनुभव होता है? देखिए, आपने जब भी साइकिल चलाई हो तो साइकिल जब चलाते हैं, यदि साइकिल जिस दिशा में चला है उसके विपरीत दिशा से पवन आ रही है तो साइकिल तेज़ी से चलने लगती है। लेकिन जैसे ही साइकिल जिस दिशा में चला रहे हैं उसी दिशा से जब पवन आती है तो हमें साइकिल चलाने में क्या होती है? कठिनाई का अनुभव होता है। आप जानते हैं कि हमें साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसकी ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है। ये तो सभी जानते हो आप। आप यह भी जानते हैं कि यदि साइकिल की ट्यूब में बहुत अधिक हवा भर दी जाए तो वह फट सकती है। बिल्कुल, यदि ट्यूब के अंदर अत्यधिक मात्रा में हवा भर दी जाती है तो जो ट्यूब होता है वो फट सकता है। ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है? ट्यूब के भीतर जो हवा होती है, ट्यूब की बाहरी सतहों पर क्या डालती है? दाब डालती है। क्या डालती है? दाब डालती है, जो कि ट्यूब को फूला हुआ रखने में, यानी कि हमेशा जो उसका साइज है उस साइज में बनाए रखने में क्या करती है? सहायता करती है, जिसके कारण जो टायर होता है उसके अंदर जो ट्यूब होता है वो ट्यूब हमेशा फूला हुआ रहता है और टायर अपनी गति करता रहता है और हमारी जो साइकिल है वो आसानी से गति करने लगती है। अपने मित्रों के साथ मिलकर इस चर्चा कीजिए, इसकी क्या कीजिए? चर्चा कीजिए कि साइकिल की ट्यूब में हवा कैसे उसके आकार को बनाए रखती है। ये सभी अनुभव हमें ये आभास देते हैं कि वायु दाब डालती है। क्या डालती है? वायु दाब डालती है। इस दाब के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियां, बैनर अथवा जड़ें, जो झंडे होते हैं वो लहराते हैं। यानी कि वायु क्या करती है? दाब डालती है। इसी वायु के दाब के कारण जो वृक्ष हैं
वृक्षों की जो पत्तियां हैं, बैनर हैं अथवा झंडे क्या करते हैं, लहराते हैं यानी कि गति करते हैं। आप कुछ अन्य अनुभव भी बता सकते हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि वायु दाब डालती है। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि डिब्बा अथवा बोतल विरूपित क्यों हो जाता है, क्यों हो गया था। ठीक है, जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है, वहाँ पर हमने टिन के डिब्बे का क्रियाकलाप किया था, उसी टिन के डिब्बे को यहाँ पर बताया गया है कि जब टिन के डिब्बे पर पानी डाला गया था तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो जाती है, जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। यानी कि जो टिन के अंदर जो वायु थी गर्म, उसके ऊपर ठंडा पानी डालने से जो गर्म वायु थी वो क्या हो गई, संघनित हो गई। संघनित हो गई यानी कि जो उसके अंदर भाप थी वो भाप किस में बदल गई, पानी के रूप में। जो भाप थी वो टिन के डिब्बे पर दाब डाली हुई थी, अब वो दाब क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि ठंडा पानी डालने से जो भाप बनी थी वो भाप ठंडी हो गई। संघनित का मतलब है भाप ठंडी हो गई, और ठंडी होने से जो भाप पानी की बनी थी वो फिर से पानी के रूप में बदल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि डिब्बे के भीतर की वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है, यानी कि उसके दाब में परिवर्तन आ जाता है। इस दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है, और जो डिब्बा होता है वो क्या हो जाता है, पिचक जाता है। यह क्रियाकलाप पुनः पुष्टि करता है कि वायु दाब डालती है। क्या करती है, वायु दाब डालती है। इसी प्रकार जो बोतल का, प्लास्टिक की बोतल को भी लेकर के इसी प्रकार का प्रयोग किया जा सकता है कि बोतल लीजिए, उसको गर्म पानी डालिए, गर्म पानी डालने पर उस गर्म पानी को वहाँ से बोतल में से निकाल देते हैं, लेकिन उसके अंदर जो भाप होती है, भाप होती है, वो बोतल का ढक्कन लगा देते हैं। अब जो भाप होती है उसके ऊपर जैसे ही बोतल के ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है तो जो भाप होती है वो क्या हो जाती है, भाप ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने से वो पानी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अंदर वाली भाप जो होती है बोतल के, वो पानी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इससे क्या होता है कि बोतल के अंदर का दाब बाहर, बोतल के बाहर के वायु दाब से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और कम हो जाता है इसके कारण क्या होती है, बोतल अचानक से पिचक जाती है, यानी कि उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए 8.2 जो दे रखा है आपका, पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। अब जैसे जैसे पवन का वेग बढ़ता जाता है वायु का दाब घटता जाता है, पवन का वेग कम होता है तो वायु दाब भी क्या हो जाता है, कम हो जा बढ़ जाता है। ठीक है, दोनों के बीच में अंतर हमें पढ़ना है कि वेग बढ़ने पर दाब घट जाता है और वेग को कम करने पर दाब बढ़ेगा या घटेगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, इसके क्रियाकलापों का अध्ययन अच्छे से करें। धन्यवाद।